दिहाड़ी मजदूर। इस कहानी के माध्यम से एक दिहाड़ी मजदूर की दिल दहला देने वाली कहानी का अनुभव करें, जो एक अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है, बिना अपने शरीर की स्वास्थ्य की चिंता किए हुए। यह मार्मिक कहानी गरीबी की कठोर सच्चाई और सामाजिक परिवर्तन की तत्काल आवश्यकताओं पर प्रकाश डालती है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। कल सूर्य और रोशनी की स्कूल की फीस भरनी है। 8 महीनों से फीस नहीं भरी है। रोशनी बता रही थी कि प्रिंसिपल ने कहा है अगर कल फीस नहीं भरी तो स्कूल से निकाल देंगे। शांति अपने पति रामेश्वर से कह रही थी। रामेश्वर गरीब मजदूर है जो दिन में मजदूरी करता है और शाम को एक होटल में साफ सफाई का काम करता है। उसकी पत्नी शांति भी छोटे मोटे काम कर लेती है, जिससे उनका घर का खर्चा चल रहा था, लेकिन वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उनका भविष्य सुधारना चाहते थे। रामेश्वर यह कभी नहीं चाहता था कि उसके बच्चे भी बड़े होकर मजदूरी करें, लोगों की गालियाँ खाएं और 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर अपनी हड्डियों को तोड़ते रहे। फिर भी किसी दिन खाने को नसीब होगा या किसी दिन भूखे पेट सोना पड़ेगा, पता नहीं। रामेश्वर के हालात पहले ऐसे नहीं थे। वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, जिससे उसकी आमदनी ठीक ठाक हो जाती थी। कोरोना की महामारी में उसका ऑटो का काम बंद हो गया। रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति कितने दिन बैठ कर खा सकता है या कितने दिनों की जमा पूंजी रख सकता है। जो भी था सब खत्म हो गया। अंत में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उसने अपने रोजी रोटी का एकमात्र सहारा अपना ऑटो भी बेचना पड़ा। जब हालात में कुछ सुधार हुए तो सोचा कि बड़े शहर में जाकर कुछ दिन मेहनत मजदूरी करके फिर से कुछ पैसे जोड़कर ऑटो ले लूँ तो सब ठीक हो जाए। यही सोचकर रामेश्वर शहर आ गया अपने परिवार के साथ। रोज सुबह हजारों मजदूरों के साथ चौराहे पर खड़ा हो जाता था कि कोई काम मिल जाए, लेकिन मजदूर को रोज काम और भरपेट भोजन मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। वही रामेश्वर के साथ भी होता है, किसी दिन काम मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता। रोज शाम को उसके घर आने का इंतजार होता है कि शाम को रामेश्वर घर आएगा, कुछ कमा कर लाएगा तो घर का चूल्हा जलेगा, नहीं तो फिर पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा। इसी तरह सब धीरे धीरे चल रहा था। रामेश्वर दिन में तो काम मिलने पर मजदूरी करता, लेकिन मजदूरी के पैसे से वो अपने बच्चों और परिवार का पेट भरता या उनकी पढ़ाई लिखाई करवाता। इसलिए उसने शाम में 6 से 2 बजे तक होटल में काम करना शुरू कर दिया। बच्चे भी पास के सरकारी स्कूल में जाने लगे। समय कट रहा था कि ठंडी की एक ठिठुरती रात थी। एक पुराने से कंबल में रामेश्वर सिर से मुंह छिपाए ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सारे शरीर में बर्फ जम गई है। इतनी ठंडी तो उसे कभी नहीं लगी, फिर आज क्यों? उसने शांति से कहा, शांति आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है क्या? शांति, जी ठंड तो है, लेकिन कल भी तो ऐसी ही ठंड थी। छोटी सी जगह में आग भी तो जलाने में डर लगता है, नहीं तो थोड़ी गर्माहट तो मिलती। देखती हूँ कुछ है क्या ओढ़ने के लिए। शांति ने एक पुरानी सी चादर लाकर रामेश्वर के ऊपर डाल दी। लो, ये चादर रखी थी, ओढ़ लो, कुछ कम हो जाएगी ठंड। शांति जब रामेश्वर को चादर उड़ाने लगी तो उसे लगा कि रामेश्वर काँप रहा है। उसने रामेश्वर को छूकर देखा तो उसका बदन तेज बुखार से तप रहा था। शांति, तुम्हें तो तेज बुखार है, शरीर तो बुखार से एकदम भट्टी की तरह तप रहा है, इसलिए इतनी ठंड लग रही है। रात के 2 बज रहे हैं, इस समय दवा कहाँ से मिलेगी? क्या करूं? देखती हूँ। थोड़ी दूर पर जो एक बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पर एक गेट के बाहर एक गार्ड साहब बैठते हैं। सुना है वह बहुत अच्छे हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। शांति भागती हुई बिल्डिंग के पास गई जहाँ गार्ड हाउस था, लेकिन वहाँ गार्ड साहब नहीं थे। उसने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने देखा गार्ड ने आग जला रखी थी। उसे लगा थोड़ी सी आग यहाँ से ले चलो, शायद कुछ गर्माहट मिले। उसने वहाँ से एक पुराने टीन के डब्बे के सहारे थोड़ी सी आग ले ली और अपने झुग्गी में आकर रामेश्वर के पास रख दी। बुखार इतना तेज था कि रामेश्वर जैसे अचेत सा पड़ा था। शांति ने आसपास की झुग्गी में रहने वाले लोगों से मदद मांगी, लेकिन सब यही कहते थे कुछ नहीं हो सकता, सुबह होने दो, तभी कुछ दवाखाना खुलने पर कुछ हो सकता है। बड़े अस्पतालों में तो हमें दरवाजे से ही भगा देंगे। इसी तरह से बड़ी मुश्किल से रात बीती।
पड़ोसियों की मदद से रामेश्वर को दवा खाने ले गए और दवा मिली। दवा से बुखार तो कम हो गया, लेकिन रामेश्वर काम की जाने की हालत में नहीं था। 5 दिन हो गए थे। इसी तरह बुखार चढ़ता उतरता रहा। खाली पेट दवा भी क्या असर करती। रामेश्वर के काम पे ना जाने से खाने पीने की दिक्कतें बढ़ गई। किसी तरह 2-3 दिन बीत गए। अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख से परेशान थे, लेकिन घर की हालत देखकर कुछ कहते नहीं थे। आज 1 जनवरी की रात थी। चारों ओर नया वर्ष मनाने की धूम थी। इतनी ठंड होने के बाद भी बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ और हलचल थी। रामेश्वर से अपने बच्चों की हालत देखी नहीं गई। उसने शांति से कहा, शांति, 2 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। हमारी बात और है, हम सहन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। मैं होटल जा रहा हूँ। आज वहाँ भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होंगी और कुछ ज़्यादा भी पैसे मिल जाएंगे, खाने को भी कुछ मिल जाएगा। शांति, लेकिन तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। ऐसी हालत में ठंड में कहाँ काम पर जाने की बात कर रहे हो? बुखार अभी भी है, बाहर मत जाओ इतनी ठंड में। रामेश्वर, बुखार से मुझे इतनी तकलीफ नहीं है शांति, जितने अपने भूखे बच्चों के चेहरे को देखकर होती है। तुम बच्चों को संभालो, मैं आता हूँ। शांति, लेकिन मेरी बात तो सुनो, बुखार थोड़ा कम हो जाए तब चले जाना। सूर्य और रोशनी दोनों ही बच्चे वहाँ एक कोने में बैठे थे। सूर्य ने इस हालत में जब अपने पापा को जाते देखा तो उसने नन्हे से बच्चे से रहा नहीं गया। वह दौड़कर रामेश्वर से लिपट गया और बोला, पापा, बुखार में बाहर मत जाओ। जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम खाना खा लेंगे। मुझे अभी भूख नहीं है पापा, तुम बाहर मत जाओ बस। बच्ची की बात सुनकर रामेश्वर अपने आंसू रोक नहीं पाया और बोला, हाँ ठीक है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम और माँ और रोशनी दीदी साथ में घर पर रहो। बहुत ठंड है बाहर, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? रामेश्वर ने बच्चों को समझाया और होटल के लिए निकल गया। उसे होटल का रास्ता जैसे मीलों का लग रहा था। बुखार और कमज़ोरी की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। किसी तरह होटल पहुंचा। वहां सेठ जी के पास जानते ही पहले उसे डांट खानी पड़ी। सेठ ने कहा, उसने दूसरा आदमी रख लिया है, तुम जा सकते हो। रामेश्वर के बहुत मिन्नत करने और गिड़गिड़ाने पर सेठ ने वापस उसे काम पे रखा। होटल में ज़्यादा ग्राहक के आने से काम भी ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए आदमी की तो आवश्यकता थी ही। सेठ ने उसे काम पर रख लिया। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वापस काम पर रख लेता हूँ। आज साफ सफाई का काम बाद में होगा। भीड़ ज़्यादा है तो जाकर रसोई में तंदूर वाले की मदद करो, वह अकेला है और संभाल नहीं पा रहा है। रामेश्वर ने सेठ जी का धन्यवाद किया और जल्दी से रसोई में पहुंच गया। तंदूर के पास एक आदमी जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था, क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा थे और वो अकेला परेशान हो गया था। तभी रामेश्वर उसके पास पहुंचा और बोला, भैया, सेठ जी ने आपकी मदद करने के लिए कहा है। तंदूर पर काम करते उस आदमी ने सिर उठाकर देखा उसकी तरफ और मुस्कुराकर कहा, अरे रामेश्वर, तुम? बड़ा अच्छा हुआ आ गए, बहुत मदद मिल जाएगी। आज फिर भी भीड़ ज़्यादा है और ज़्यादा ग्राहक होने से कमाई भी अच्छी होती है। चलो अब मेरी मदद में लग जाओ। रामेश्वर ने तुरंत अपनी सदरी एक तरफ रखी और काम में लग गया। थोड़ी देर बाद तंदूर पर पहले से काम कर रहे आदमी ने कहा, रामेश्वर भाई, तुम फटाफट रोटियां तंदूर में लगा दो, मैं ज़रा बाथरूम से होकर आता हूँ। रामेश्वर भी तेज़ी से हाथ चलाने लगा, क्योंकि ऑर्डर की लाइन लगी थी। एक तो तेज बुखार और 2 दिन से ना कुछ खाने की वजह से उसे अचानक से सिर में ज़ोर से चक्कर आ गया और वह तंदूर पर रोटियां लगाते लगाते गिर पड़ा। उसे इस तरह गिरा देखकर वहाँ काम करने वाले लोग उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यमराज तंदूर का रूप धारण करके उसका प्राणों का हरण कर चुके थे। चारों तरफ डर और अफरा तफरी का माहौल हो गया। सेठ जी ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को खबर कर दी और रामेश्वर को अस्पताल ले गए, लेकिन अब उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रामेश्वर तो पहले ही अपने प्राण गंवा चुका। अपनी सारी परेशानी और कष्टों से मुक्त होकर वह इस संसार से विदा ले चुका था, लेकिन वहाँ झुग्गी में उसका भूखा परिवार उसके आने की राह देख रहा था।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।